नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके तमाम कमोडिटी से जुड़े हुए सवालों के जवाब देते हैं और सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर 9619873567 पर आप अपने कमोडिटी से जुड़े हुए तमाम सवालों के तमाम सवाल भेज सकते हैं और आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी हैं। अभिषेक चौहान हैं स्वास्तिका इन्वेस्ट मार्ट से, और साथ ही आईआईएफएल सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता है। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है, आप दोनों के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले आज की एक अहम खबर, एफपीआईज की एंट्री को लेकर जिस तरह से कल सीडैक की बैठक हुई, कमोडिटी डेरिवेटिव एडवाइजरी कमेटी की, और इस बात की उम्मीद है कि सेबी की जो अगली बोर्ड बैठक होगी इसमें इस बात का फैसला हो सकता है कि एफपीआईज की एंट्री एग्री और नॉन एग्री दोनों ही सेगमेंट के लिए खोला जाए, और उम्मीद है कि जल्द इस पर फैसला हो सकता है। इस पर हमने बात की सीडैक के मेंबर और सीपीएआई कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट नरेंद्र वाधवा से। उन्होंने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। एफपीआई के बारे में चर्चा हुई कल की मीटिंग्स में, और उसमें क्या कमियां हैं, उनको क्या स्टॉप कर रहा है मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए, ये भी बात की गई। तो उसी मुद्दे में, उसी तर्ज पे ये हुआ कि अभी जो 2018 के अंदर अलाउ करा था एफपीआईज को कि उनका जितना फिजिकल एक्सपोजर है इंडियन मार्केट में, वो ये डेरिवेटिव मार्केट में हेज कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो एफपीआईज हैं उन्होंने ज्यादा इंथुजियाज्म नहीं दिखाया, ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करा। तो वो जो कर्ब्स हैं, जो रिस्ट्रिक्शन है, उसको हटाने के बारे में चर्चा हुई कल की मीटिंग के अंदर, और ऐसा मत बना सबका कि भाई ये रिस्ट्रिक्शन हटा देने चाहिए और एफपीआईज को अलाउ करना चाहिए सारी कमोडिटी में, ना सिर्फ बेस मेटल में, प्रीशियस मेटल में, बल्कि एग्री में भी। जहां पर एग्री प्रोडक्ट सेंसिटिव नहीं है तो उनको मत था मेंबर्स का कि उनको अलाउ किया जाए इस मार्केट के। ओके, यानी एग्री और नॉन एग्री दोनों ही सेगमेंट में लाने की तैयारी है। अब देखिए वह बोर्ड बैठक में क्या फैसला सेबी की तरफ से आता है, इस पर नजर रहेगी। अनुज जी, अगर ये फैसला होता है तो क्या ये गेम चेंजर होगा, या अभी क्योंकि ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में ये सारे कमोडिटीज ट्रेड होते हैं, इक्विटी वाली बात तो है नहीं कि इक्विटी की तरह कंपनियों की ग्रोथ को देखकर यहाँ पे पैसे लगाएं कि इंडियन ग्रोथ स्टोरी पे उन्हें काफ़ी भरोसा है। यहाँ तो ऐसी कमोडिटी है जिनका ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड हो रहा है, तो ऐसे में क्या एपीआईज का रिस्पॉन्स उस तरह का होगा जो इक्विटी मार्केट को लेकर है? देखिए विश्वमोहन जी, ये बहुत बड़ा स्टेप है और इससे डेफिनेटली मार्केट में जो डेप्थ है वो देखने को मिलेगी। हालांकि ऑलरेडी कमोडिटी जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल है, मगर कई कमोडिटी होती हैं या फिर कई बार हम देखते हैं कि जो डोमेस्टिक कारणों की वजह से मूव करती हैं। जैसे हमने इस बार गोल्ड को देखा, जो कि भारत की फिजिकल डिमांड की वजह से मूवमेंट में देखने को मिला था। तो हमें लगता है कि उससे काफ़ी हद तक जो एफपीआईज हैं उनको यहाँ पर ट्रेड करने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जो हेजिंग है वो यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो इंडियन मार्केट में भी यहाँ पर अब हेज कर पाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि काफी अच्छा एक स्टेप है जो कि सेबी द्वारा लिया जाएगा, और मुझे लगता है कि उसमें एक अच्छा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलेगा, डेप्थ बढ़ेगी, और जो लोगों का विश्वास जनरली हम देखते हैं कि कमोडिटी में नहीं रहता है, बट वो यहाँ पर अब आता हुआ दिखाई देगा। और मुझे लगता है कि उससे जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वहां पर उनकी जो एंट्री है, उनका जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर वापस लौटता हुआ दिखाई देगा। तो हमारा तो लगता है कि काफी अच्छा पॉजिटिव व्यू है ये, और इससे मार्केट में डेप्थ मिलेगी। यानी मार्केट को डेप्थ मिलने की उम्मीद है, कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट का दायरा बढ़ सकता है, ऐसा मानना है अनुज जी का। अभिषेक, आप क्या मानते हैं, क्या इससे रियल ग्राउंड पे रियली में फायदा होगा और कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में वॉल्यूम में एक मल्टीफोल्ड जंप देखने को मिलेगा आने वाले समय में? वेरी गुड इवनिंग विश्वमोहन। विश्वमोहन, मैं भी बिल्कुल अनुज से राय मैच करता हूँ। ऑब्वियसली अगर मार्केट पार्टिसिपेंट बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी काफी बड़ी आने की संभावना है, और मार्केट पार्टिसिपेंट जब भी बढ़ता है तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है किसी भी सेगमेंट में। तो कमोडिटी एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर कहीं ना कहीं मार्केट पार्टिसिपेंट का कॉन्फिडेंस अगर आप एनसीडीएक्स में देखें तो काफी वीक हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के जो डिसीजन है उस वजह से कहीं ना कहीं कोई स्क्रिप्ट कम हो जाती है। तो एक पार्टिसिपेशन अगर बढ़ता है तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं ओवरऑल कॉन्फिडेंस रिटेल पे भी बढ़ेगा, इंस्टीट्यूशन पे भी बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा बड़ा कदम है, और इससे काफी अच्छा पॉजिटिव स्टेप आने वाले समय में मिलेगा। लिक्विडिटी मुझे लग रहा है कि अगर आप देखें इंडेक्स में बहुत अच्छी लिक्विडिटी मिल सकती है इसमें, और काफी पॉजिटिव स्टेप है। यानी पॉजिटिव स्टेप है, इस पर अब नज़र रखनी चाहिए कि सेबी की बोर्ड बैठक जब अगली होगी तो क्या कुछ फैसला निकल कर आता है। चलिए अब बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर आज अच्छी तेजी दिख रही है। 250 रुपये के आसपास 49,500 रुपये के ऊपर सोना है, 540 फिलहाल भाव है। अनुज जी, क्या लगता है गोल्ड में मौजूदा लेवल्स पे क्या 50,000 का लेवल कल तक मुमकिन दिख रहा है, या आज ही
गोल्ड जा सकता है 50,000 तक, क्या लग रहा है आपको? विष्णु जी देखिए, अगस्त के महीने में करीबन 49,700 के आसपास का हाई बनाया था। वो एक छोटा सा हर्डल है, मुझे लगता है कि वो इसको ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा कि यार जैसे यूएस के डेटा आने हैं रिटेल सेल्स के या कोर सेल्स के, उससे काफी हद तक मुझे लगता है कि सपोर्ट मिलेगा। और अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो ऑलरेडी रैली यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप देखें तो अभी $1873 के आसपास चल रहा है। 1870 का जो लेवल था उसको मार्केट ने ब्रीच किया है। तो इवनिंग में मुझे लगता है कि अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा और हो सकता है कि आपको आज और कल 2 दिनों के अंदर में आपको 49,700 और 50,000 के लेवल देखने को मिले। इंटरनेशनली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1880 से लेकर $1890 तक के लेवल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो देखे जा सकते हैं। तो पॉजिटिव मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, डॉलर में वीकनेस भी देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि आज और कल 2 दिन में आपको 50,000 का एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लेवल टेस्ट होता हुआ दिखाई देगा। ओके, इनको लग रहा है कि 50,000 के लेवल दिख सकते हैं, यानी इसके लिए तैयारी रही है। अनुज जी का मानना है कि 50,000 सोना दिसंबर वायदा दिखा सकता है। आप ट्रेड के लिहाज से भी आप इसे ले सकते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा 49,150 रुपए का। अभिषेक, आपका भी मानना है कि 50,000 सोना क्रॉस कर जाएगा? विश्व मोहन देखिए, अगर काफी दिन से अगर हम बोल रहे थे, पिछले 3 वीक से हम बोल रहे हैं कि गोल्ड में एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है। अगर जिस तरह से इन्फ्लेशन के नंबर देखें और एक्सपेक्टेशन है, कहीं ना कहीं गोल्ड एक अच्छा हेज के इन्फ्लेशन के काफी अच्छा हेज माना जाता है। तो कहीं ना कहीं $1830 के ऊपर जब से ट्रेड करा है तो अभी 1874 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि काफी बड़ी स्ट्रेंथ मिली है इसको, और हमको लग रहा है कि $1920 तक ये आ सकता है। एमसीएक्स में अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि आज या 2-3 सेशन में कम से कम 50,000 या 50,200 के लेवल प्राइजेस में देखने को मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि बाय, अगर जहां पर भी एक थोड़ा सा करेक्शन मिलता है, बी इन बाय साइड, सेल करके काम बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए करंट लेवल पे। ओके, यानी ट्रेंड पॉजिटिव है, सेल करने की कोशिश, मौजूदा जो इस तरह का माहौल है, ऐसे माहौल में गोल्ड को सेल करने की कोशिश नहीं करे। तेजी का ही रुख दोनों ही जानकारों को लग रहा है। अनुज जी, क्या लग रहा है चांदी में आपको? देखिए विश्वनाथ जी, चांदी के अंदर भी हमने देखा है कि अब भाव जो है वो $25 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं सक्सेसफुली। तो कहीं ना कहीं जो एक $25 का एक हडल था वो मार्केट ने ब्रीच किया है। अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो ऑलमोस्ट 67,000 के आसपास के लेवल्स आते हुए दिख रहे हैं। तो धीरे धीरे जो मोमेंटम है वो यहाँ पर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, और गोल्ड की तर्ज पे ही मुझे लगता है कि सिल्वर के अंदर भी जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। हालांकि अगर हम मोमेंटम वाइज देखें तो सिल्वर में अच्छा मोमेंटम हमें लगता है, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको इवनिंग तक 68,000 से लेकर 69,000 तक के लेवल यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेंड इसका भी पॉजिटिव है। इंटरनेशनल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $26 तक के लेवल आपको 1 से 2 दिन में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो सिल्वर भी पॉजिटिव मोमेंटम में है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो करंट रेट से ऑलमोस्ट 100-200 रुपए नीचे यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। 66,200 का स्टॉप लॉस लगाएं। 68,000 का टारगेट आपको इवनिंग तक देखने को मिल सकता है। ओके, इवनिंग तक 68,000 रुपये, यानी जो करंट लेवल है उससे करीब करीब 1,000 रुपये का आपको फायदा हो सकता है। हमारे साथ कमल जैन भी है, जो कमल जैन पलवल साहब है, जो द बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है और दिल्ली इब्जा के भी हेड हैं। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, गोल्ड में अच्छी तेजी दिख रही है, 50,000 के करीब पहुंचता दिख रहा है, 49,500 रुपए वायदा में भाव है। हाजिर में किस तरह का लोगों का रिएक्शन है? शादियों की सीजन की लंबी कतार है, क्या लग रहा है आगे क्या मोमेंटम बना रहेगा और किस तरह की तेजी आप आगे देख रहे हैं? नहीं, इससे ज्यादा तो तेजी नहीं सर नजर आ रही। ये जो चल रहा है 1800-1900 डॉलर से ऊपर अपने को नजर नहीं आता सर। अभी इंटरनेशनल में जाए तो इंडियन मार्केट में जो है ये हाई है, इससे 10-20-30 डॉलर की करेक्शन ही आनी चाहिए, ऊंचे नहीं है अभी सोने के भाव। ओके सर, हाजिर में किस तरह का रिस्पांस है, क्योंकि वेडिंग सीजन बढ़िया काम है जी, शायद सीजन बहुत अच्छा है बाजार के अंदर, काम बहुत है, काम कम नहीं है इस टाइम बाजार में, बढ़िया काम चला हुआ है। दिवाली से पहले से बाजार में डिमांड है, क्योंकि डबल्स आए हैं आपके, तो 2 साल से कोरोना के चक्कर में शादियों वाले सब रुके हुए हैं। ओके, तो सर क्या ये डिमांड, इस तरह की डिमांड आगे भी बने रहने की आपको उम्मीद लग रही है, और क्या लग रहा है आगे किस तरह का रिस्पांस ग्राहकों का रहेगा साल अंत तक? आपके फर्स्ट टाइम ऐसा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में सब में ही शादियों का सीजन है, तो भगवान से यही है कि आपके काम बढ़िया ही निकलने चाहिए लोगों के। तो 2 साल शादियों का सीजन बिल्कुल ठप रहा है। ओके, तो किस टिकट साइज की ज्यादा डिमांड है सर? लो टिकट साइज में बाइंग ज्यादा है कि हर तरह की बाइंग आ रही है? ग्राहकों का रिस्पांस हर तरह के सेगमेंट में है? सारे जी, सब, हल्का भी भारी भी, मतलब सभी है इस समय। और देखो, अपने हर तरह के ही शादियों का सीजन है, मोमडनसों में भी है, हिंदुओं में भी है, तो शादियों का पूरा काम है। ओके, यानी कुल मिलाकर अच्छा मोमेंटम है और आगे भी ये तेजी बनी रहने की उम्मीद है आपको। चलिए जी बोलिए सर। नमस्ते। ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए और बताया कि
ज्वेलरी मार्केट का क्या हाल है, किस तरह का रिस्पांस ग्राहकों का है और आगे भाव क्या रह सकते हैं। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। पहले कॉलर का सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ पहले कॉलर क्रिश हैं दिल्ली से। इनका सवाल है कॉपर को खरीदें या बेचें, क्या करना चाहिए। अनुज जी, क्या लग रहा है आपको कॉपर में? देखिए, कॉपर मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक अंडरटोन चल रहा है और यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर रहेगा, तो इंट्राडे के लिए हमारा सेल रिकमेंड होगा करीबन 742 741 के आसपास। 748 का स्टॉप लॉस लगाएं, 732 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर इनको खरीदारी करनी है तो नीचे अगर भाव 730 के नीचे 728 के आसपास मिलते हैं तो वहाँ पे खरीदारी भी कर सकते हैं। मगर जो करंट रेट चल रहा है मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। और अगर हम टेक्निकल चार्ट पे भी देखें तो मार्केट यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और अगर हम पिछले 4-5 दिनों से देखें तो मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो यहाँ पर हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। 8 से 10 रुपए मार्केट में करेक्शन देखने को मिल सकता है। ओके, यानी 10 रुपए तक का करेक्शन की उम्मीद है कॉपर में। 742 पे बेचने की सलाह दे रहे हैं अनुज जी। 732 रुपए का टारगेट है, 748 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा ले। अगले कॉलर का सवाल ले लेते हैं। अजय रावत है, क्रूड का 6300 का कॉल ऑप्शन इन्होंने खरीद रखा है। अभिषेक, क्या लग रहा है? 6300 का काफी ऊपर का है, आउट ऑफ मनी है, क्या लग रहा है आपको? विश्वमोहन, देखिए क्रूड में एक शॉर्ट टर्म थोड़ा सा रिवर्सल देखा है, पर अगर आप फंडामेंटल देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट सेंटिमेंट्स काफी वीक है। तो हालांकि 5900 पे एक अच्छा सपोर्ट है, उस वजह से थोड़ा सा एक रिकवरी देखिए। मुझे लगता है कि 6100 के आसपास अगर आता है तो कॉल की जो भी प्राइस है उस तो वहां पर निकल जाना चाहिए। ओवरऑल फंडामेंटल काफी कमजोर है। मुझे लगता है कि सेल ऑन हाई पे अगर मिलता है वापस 6100 6200 पे, तो वहां पर प्राइस पे निकल जाए और पुट बाय करेंगे तो ज्यादा बेटर है। ओके, तो ये कॉल है कच्चे तेल को लेकर। नेचुरल गैस में आज काफी अच्छी तेजी दिख रही है अनुज जी, क्या करना चाहिए नेचुरल गैस में? देखिए, नेचुरल गैस कल हमने लोअर लेवल से रिकवरी आते हुए देखी थी और अगर हम देखें तो आज मॉर्निंग से ही एक पॉजिटिव ट्रेंड चला है। अगर हम देखें तो बॉटम बाइंग यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। डेफिनेटली आगे विंटर सीजन है तो डिमांड भी रहेगी। तो हमारा मानना है कि यहाँ पर अभी जैसे 385 के रेट चल रहे हैं, अभी तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 390 395 तक के लेवल यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हमें लगता है खरीदारी का ट्रेड करें। ऊपर अगर भाव 395 को ब्रेक करते हैं तो फिर थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम बनेगा जो कि करीबन 410 को छू सकता है। तो नेचुरल गैस मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। करंट रेट से भी खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। ओके, करंट लेवल से भी खरीदारी की कॉल है। अभिषेक, आप क्या सलाह देंगे नेचुरल गैस में? किस लेवल पे बाइंग की सलाह देंगे और क्या टारगेट है आपका नेचुरल गैस के लिए? आप विश्वमोहन, देखिए नेचुरल गैस में अगर आप देखें तो एक अच्छी सेलिंग पोजीशन के बाद 350 पे मल्टीपल बॉटम्स बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक रिवर्सल है। और जिस तरह से विंटर सीजन है तो आने वाले कुछ एक दिन में एक्सपेक्टेशन काफी अच्छा है कि डिमांड काफी अच्छी बनेगी। और एलएनजी के एक्सपोर्ट भी काफी बढ़े। अगर आप सितंबर के अगेंस्ट में देखें तो अक्टूबर में एलएनजी के एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट कम से कम 20 से 25% बढ़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं डिमांड काफी स्ट्रॉग है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी करेक्शन मिलता है क्योंकि ऑलरेडी प्राइसेस काफी बढ़ गए। 385 अगर करेक्शन मिलता है 1 या 2 दिन में, इंट्राडे में अगर 380 के नीचे मिलता है 375 78 के आसपास, तो खरीदारी करें। 364 का स्टॉप लॉस लगाएं। हमको हमारा भी मानना है कि 390 से 400 के आसपास आज या 2 दिन में देखने को प्राइसेस मिल सकते हैं। ओके, 390 से 400 रुपए का टारगेट आपको दिख सकता है। हालांकि ये आपका पहला टारगेट के एकदम बेहद करीब है। क्या ऊपर की तरफ अपवर्ड रिवाइज करेंगे? 390 के टारगेट को 400 कर ले या उसके ऊपर भी कर ले? देखिए, मुझे लगता है कि 400 पे एक हर्डल है, तो 400 के ऊपर भी फिलहाल नहीं जाना चाहिए। तो 395 400 एक अच्छा रेजिस्टेंस है, वहां पर की मेजर टारगेट रखना चाहिए। ओके, तो 400 के आसपास का है वो एक हर्डल है, वही टारगेट के हिसाब से चले और स्टॉप लॉस जरूर रखें क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल है। दोनों तरफ के स्विंग मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 364 का स्टॉप लॉस अभिषेक जी दे रहे हैं। चलिए चांदी पे अभिषेक जी आपसे राय नहीं हो ले पाया था, क्या लग रहा है चांदी? क्या 70,000 आपको लग रहा है अगले हफ्ते तक? विषयों में देखिए, अगर गोल्ड और सिल्वर देखें काफी स्ट्रेंथ बनी हुई है और चांदी में काफी अच्छी पॉजिटिव स्ट्रेंथ बनी। अगर आप देखें एमसीएक्स पर देखें या कॉमिक्स में देखें तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ है, दोनों में काफी स्ट्रेंथ बन रही है। चांदी अगर कॉमिक्स में देखें 25 के ऊपर हमें लग रहा है कि 28 से 29 डॉलर के आसपास जा सकती है और कॉमिक्स में हमको लग रहा है कि 70 से 72,000 के टारगेट इसको दिखेंगे। अगर आप ओवरऑल हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन को टारगेट देखें तो ऑलमोस्ट 6,000 रुपये कम से कम बढ़ना चाहिए। तो अगर आप करंट प्राइसेस से देखें 66,900 के आसपास चल रहा है। थोड़ा सा करेक्शन अगर मिलता है 200-300 रुपये का 66,500 तो वहां पर खरीदे। 1,000 रुपये का स्टॉप लॉस लगाए 65,500 का। इनिशियल टारगेट 68,000 है और अगर वो ब्रेक करता है तो हमारा मानना है कि अगले वीक तक बिल्कुल 70,000 के टारगेट देखने को मिलेंगे। ओके, यानी पहला टारगेट 68,000, अगर वो अचीव होता है तो उसके बाद 70,000 के लिए भी आप इंतजार अगले हफ्ते तक कर सकते हैं। यानी अनुज जी ने भी जो पहला टारगेट दिया है 68,000 का और अभिषेक भी वही दे रहे हैं। चलिए अब कुछ बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। अनुज जी, बेस मेटल्स में कुछ पसंद आ रहा है आज आपको?
इवनिंग के लिए अगर कोई ट्रेड करना चाहे तो आज क्या सलाह देंगे, कौन से काउंटर में उनको ट्रेड करना चाहिए मेटल में? देखिए विश्वमोहन जी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो ट्रेंड है यहाँ पर एक वीकनेस का आया है, तो इंट्राडे के लिए हमारी बिकवाली की ट्रेड रहेगी। पोजिशनल बेसिस पे नहीं है, इंट्राडे बेसिस पर बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। तो पर्टिकुलर अगर हम देखें तो कॉपर मुझे लगता है कि बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं, नीचे 732 730 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं जिंक के अंदर भी हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है, नीचे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 268 तक के लेवल जिंक में देखे जा सकते हैं। तो कॉपर और जिंक मुझे लगता है कि जहां एक पॉजिटिव ट्रेंड आता हुआ दिख रहा था, अभी शॉर्ट टर्म के लिए इंट्राडे के लिए एक सेलिंग प्रेशर आया है, और यहाँ पर मुझे लगता है कि बिकवाली का ट्रेड रखना चाहिए इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। ओके, यानी बिकवाली की सलाह है। कॉपर तो पहले भी इन्होंने दिया था 732 के टारगेट के लिए, जिंक भी एक नई पिक है बेस मेटल्स में। चलिए एक और खबर का रुख कर लेते हैं, खाद्य तेल इंपोर्ट को लेकर है। जो नए डेटा हैं पिछले 5-6 सालों के, उसमें वैल्यू टर्म में खाने के तेल का इंपोर्ट 63%, 63% बढ़ गया है, जो अमूमन औसतन 70,000 करोड़ के आसपास का होता था, जो बढ़कर 1,17,000 करोड़ रुपए का 2020-21 में इंपोर्ट हुआ है खाने के तेल का। हमारे साथ बीबी मेहता है जो सी के ईडी हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन के। सर, क्या लग रहा है इस तरह के आंकड़े, क्या इससे क्या सरकार को सोचने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा जब इस तरह के इंपोर्ट नंबर आ रहे हैं? इंपोर्ट बिल में काफी बड़ा एक कंट्रीब्यूशन इसका हो गया है, क्या कहेंगे आप? नहीं, पहले तो देखिए, जो नॉर्मली लास्ट 5 साल का हम देखें तो 70 to 75,000 करोड़ का इंपोर्ट बिल होता था। ये साल बिल बढ़ के 120,000 करोड़ का जो हो गया है, 120 लाख करोड़ का हो गया। अनबेरेबल बिल है। इसके लिए गवर्नमेंट को और ध्यान देना पड़ेगा कि हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, जो ऑयल सीड में, उसके लिए पूरा जोर देना पड़ेगा, नहीं तो आपका बिल बढ़ते ही जाएगा। हमारा इंपोर्ट कम हो रहा है और बिल बढ़ जा रहा है। अगर आप देखें 2 साल पहले कम से कम 150 लाख टन इंपोर्ट होता था, आज कम होके 130 लाख पे आ गए हैं। तो मगर ये तो अगले लास्ट 6 महीने में भाव बढ़े हैं। अगर यही भाव पूरा ये साल पूरा रहा, जो नवंबर 2021 से अक्टूबर 22 में, तो आपका अगले साल बिल 1,50,000 करोड़ का हो जाएगा। तो इसके लिए सोचना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि कैसे करके हम अपना लोकल उत्पादन बढ़ाएं ताकि हम चेकमेट कर सके इंपोर्ट को। ओके, यानी कुल मिला के यही कि जो भाव जो इतने ज्यादा है उसका असर हो रहा है। तो क्या लग रहा है सर, कब तक नरमी की उम्मीद कर रहे हैं आप? नरमी की बात करना मुश्किल है क्योंकि हम देख रहे थे कि पहले ऐसा लग रहा था कि नवंबर दिसंबर से जब भी अपना क्रॉप आ जाएगा तो थोड़ी नरमी आएगी। तो अभी तो कोई नरमी नहीं दिख रही है। पाम ऑयल, सनफ्लावर, सोया प्रैक्टिकली तीनों $1,400 के आसपास हो गए हैं। और उसके वजह से नरमी की जो बात करते हैं, अभी तो मार्च के बाद में लोग बात करते हैं कि मार्च के बाद में थोड़ा कूल डाउन होगा, पर ऐसा नहीं है कि जो पहले $700 में पाम ऑयल था कि $800 में सनफ्लावर, तो वो रेट में तो नहीं आएगा। तो होपफुली मार्च के बाद में थोड़ा नीचे आएगा। पर एक चीज और है, अभी ज्यादा से ज्यादा बायोडीजल बन रहा है वेजिटेबल ऑयल में से। दुनिया का उत्पादन है 240 मिलियन का, उससे कम से 50 मिलियन टन का बायोडीजल बन रहा है। उसका मतलब आप फूड बास्केट के एनर्जी बास्केट में वेजिटेबल ऑयल जा रहा है। ओके, और प्रोसेस अवेलेबिलिटी कम हो रही है, तो उसकी वजह से भाव ऊपर चढ़ रहा है। ओके, तो ये है। चलिए, लेकिन आगे उम्मीद कर सकते हैं जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा, अराइवल बढ़ेगा, तो सोयाबीन वगैरह में कमजोरी और आ सकती है आगे। सर, मस्टर्ड को लेकर क्या आउटलुक है? मस्टर्ड के दाम आगे कम होंगे क्या? बुआई के अब तक के क्या रिपोर्ट आ रहे हैं? नहीं, बुआई का जो नंबर है बड़ा एनकरेजिंग है। कम से कम 30% बुआई बढ़ी है और भी आगे बढ़ने की पूरी संभावना है। तो जो नया नंबर आएगा एक रिकॉर्ड होगा। और अभी सीजन भी वेदर भी अच्छा है, तो ये साल हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम 10 से 15% ज्यादा क्रॉप आएगा। लास्ट ईयर का ट्रेड एस्टिमेट कोई 88 लाख का था, गवर्नमेंट का 101 लाख था। चाहे जो भी है उसमें 15% की बढ़ोतरी, 15-20% बढ़ोतरी आने की पूरी संभावना है। जहां तक भाव का सवाल है, मस्टर्ड सीड है नहीं और वो इंपोर्ट करके उसके पास अपना सब्सिट्यूट नहीं है। क्योंकि जो हम मस्टर्ड ही खाते हैं वो पंजेंट है, और पंजेंट मस्टर्ड ही कहाँ मिलता नहीं है, खाली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही होता है। इसके लिए मेरे ख्याल अगले 3 महीना तो ये भाव यही चलेगा मस्टर्ड में। फरवरी मार्च से भाव नीचे आएगा जब भी नया क्रॉप आ जाएगा। ओके, शुक्रिया मेहता जी, आपने वक्त निकाला और एडिबल ऑयल के बारे में तमाम जानकारी दी और साथ ही इंपोर्ट के आंकड़े भी बताया कि किस तरह के नंबर्स आ रहे हैं।
चलिए अनुज जी, आप बताइए एडिबल ऑयल में कहीं कुछ पसंद आपको आ रहा है? अगर कोई ट्रेडर्स या स्टॉकिस्ट अगर इसमें कुछ ट्रेड करना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्या सलाह देंगे? खास करके सोयाबीन पर आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए, पिछले 2 दिनों में हमने काफ़ी अच्छी सोयाबीन में तेज़ी आते हुए देखी है। इनफैक्ट दिवाली के बाद से ही एक अच्छा मोमेंटम इसमें रहा है। मुझे लगता है कि सोयाबीन और बाकी एडिबल ऑयल में जो तेज़ी है वो मोमेंटम जारी रहेगा। तो यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए और हमें लगता है कि सोयाबीन ऊपर में करीबन 6200 6300 के लेवल को छू सकता है। करंटली अगर हम देखें तो अभी 5900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छा मोमेंटम सोयाबीन में रह सकता है। और ऊपर अगर हम रिफाइंड की बात करें तो रिफाइंड और सीपीओ के अंदर भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी जो एडिबल ऑयल में मोमेंटम है वो पॉजिटिव है, तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी का ट्रेड हमें लगता है कि यहाँ पे रखना चाहिए। ओके, यानी खरीदारी की सलाह यहाँ पर है। इसके अलावा कोई और एग्री वायदा? देखिए, इसके अलावा ग्वार सीड में हमने एक अच्छा मोमेंटम देखा है लोअर लेवल के आसपास। हालांकि भाव पिछले 3 दिनों में काफी टूटे हैं, तो मार्केट अब जो है सपोर्ट के आसपास है, तो यहाँ से एक रिवर्सल में मान के चल रहा हूँ कि देखने को मिल सकता है। तो इंट्राडे और 1 या 2 दिन के हिसाब से खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं 6250 के आसपास। 6100 का स्टॉप लॉस लगाएं, 6400 6500 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो एक रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। टेक्निकल चार्ट पे देखें तो रिट्रेसमेंट के आसपास है, जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बाउंस बैक आ सकता है। तो 1 या 2 दिन के पर्सपेक्टिव से ग्वार सीड में खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। ओके, यानी ग्वार सीड खरीदारी की सलाह है 6250 के आसपास में, और इनको लग रहा है कि आगे 6500 रुपये का लेवल दिख सकता है। चलिए वापस से नॉन एग्री सेगमेंट का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, आप बेस मेटल्स में आप कहाँ ट्रेड और कहाँ पैसे लगाने की सलाह देंगे? देखिए विषय मोहन, ओवरऑल बेस मेटल पेट में एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग देख रहे हैं। चाइना की जो पॉलिसी थी और जिस तरह से उसने टाइटनिंग करा था हायर प्राइसेस को लेकर, कहीं ना कहीं प्राइसेस एक अच्छे करेक्शन लिया है और अब थोड़ा सा डिमांड चाइना से आना हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर निचले लेवल पर देखें तो एक सबड्यूड डिमांड आ रही है और थोड़ा सा बेस मेटल प्राइस एक रेस्ट्रिक्ट लेवल पर बाइंग बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल बेस मेटल पेट में मुझे लग रहा है कि कॉपर हमारा, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रा व्यू लग रहा है अनुज के अगेंस्ट में, तो हमको लग रहा है कि अभी 737 है। अगर थोड़ा सा नीचे मिलता है 736 के आसपास तो वहां पर आप खरीदें। 2 से 3 दिन का ट्रेड है, 729 का स्टॉप लॉस है। हमारा मानना है कि ऊपर में 2 से 3 दिन के सेशन में बेस मेटल में एक अच्छी डिमांड लगेगी, तो कहीं ना कहीं हमको 750 के टारगेट देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये व्यू है बेस मेटल्स को लेकर। लेकिन सर ये काफ़ी कॉन्ट्रा व्यू है, हालांकि इन्होंने बेचने की सलाह दी है, आप खरीदारी की सलाह, कोई बीच का राय बताइए अभिषेक जी। देखिए अगर आप बीच की राय देखिए तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर डिफेंसिव है, क्योंकि हमारा थोड़ा सा मानना है कि बेस मेटल्स में अगर कैंडल्स में देखें या चार्ट पे देखें तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली दिख रही है। तो बेस काफी अच्छा बन गया 730 के आसपास। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर रिस्क रिवार्ड सेलिंग के फेवरेबल में है। अगर थोड़ा सा करेक्शन आता है, अगर किसी को अग्रेसिव बाइंग नहीं करना है 736 के में, तो अगर अनुज जी का जो टारगेट है 732 वहां पर बाय कर सकता है। टॉप लॉस वही रखे 729, तो वो ज्यादा बेटर है। हमारा मानना है कि 744 का वो टारगेट ले सकता है। ओके, यानी अनुज जी का जो टारगेट है ऊपर में बिकवाली की सलाह जो अनुज जी ने दी है, तो उस उनके टारगेट के आसपास आप एंट्री कर सकते हैं, यानी ऊपर में बेचे और नीचे में खरीदे, क्योंकि बेस मेटल्स का जो पूरा मार्केट है पिछले कुछ दिनों से रेंज में ही कारोबार कर रहा है। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ आर.के. खंडेलवाल हैं, दिल्ली से गोल्ड मिनी खरीदना चाह रहे हैं। अनुज जी, क्या लग रहा है, गोल्ड मिनी ये खरीदें अभी? देखिए विश्वमोहन जी, बिल्कुल मुझे लगता है कि गोल्ड मिनी के अंदर खरीदारी कर सकते हैं। जो रेट अभी कभी 49,400 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। हमें लगता है कि यहाँ पर 49,900 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। गोल्ड के मोमेंटम में गोल्ड मिनी में भी ट्रेड रहेगा और यहाँ पर भी खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। अगले कॉलर का सवाल सिल्वर मिनी पे है। अभिषेक जी, सिल्वर मिनी में आप क्या सलाह देंगे? देखिए विश्वमोहन, जैसा हमने कहा कि सिल्वर में हमको स्ट्रेंथ काफी अच्छी लग रही है और सिल्वर में आप मिनी है या बड़ा है दोनों में बाय करके ही चलें। थोड़ा सा करेक्शन अगर मिलता है 200-300 रुपए तो थोड़ा सा करेक्शन का वेट कर लें। 66,500 600 के आसपास मिलता है, वहां पर बिल्कुल खरीदारी करें। हमको लग रहा है कि 1 से 2 दिन में टारगेट कम से कम 68,000 तक जा सकते हैं, तो बिल्कुल बाय करके ही काम करें। यानी गोल्ड मिनी, गोल्ड सिल्वर दोनों ही, उनके बेस कॉन्ट्रैक्ट को भी और मिनी कॉन्ट्रैक्ट को भी अगर खरीदना चाह रहे हैं तो तेज़ी का ही रुख रखें। इन्हें लग रहा है कि आगे भी यहाँ पर तेज़ी बनी रहेगी। चलिए कुछ और काउंटर्स पे नज़र डाल लेते हैं। स्पाइसेस में कुछ क्या लग रहा है अनुज जी आपको यहाँ से? देखिए विश्वमोहन जी, स्पाइसेस में हमने कल एक अच्छी रिकवरी देखी थी। कोरिएंडर, टर्मरिक, जीरा सभी में हमने एक अच्छा खासा मोमेंटम आते हुए देखा था। हमें लगता है कि जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर भी खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। जीरा हमें लगता है कि आने वाले समय में आपको 16,500 से लेकर 16,800 तक के लेवल दिखा सकता है। टर्मरिक के अंदर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 7,800 तक के लेवल आ सकते हैं और कोरिएंडर में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 9,000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। अगर हम सोइंग साइड की बात करें तो अभी जो सोइंग है जीरा की थोड़ी सी पिछड़ी हुई दिख रही है, उससे
काफी हद तक सपोर्ट रहेगा और एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो कंटिन्यूस बढ़ती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है कि जो फंडामेंटल फैक्टर है वो काफी सपोर्टिव है। टेक्निकल चार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने काफी अच्छा मोमेंटम पिछले 2-3 दिनों में देखा है। इवन वॉल्यूम्स के साथ अच्छे ब्रेकआउट यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। तो खरीदारी की सलाह रहेगी अभी हमारी स्पाइसेस में, जो भी डिप मिलता है वहाँ खरीदारी का ट्रेड लेके चलें। ऊपर हमें लगता है कि जीरा करीबन 16,500 और टर्मरिक में करीबन 7,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये व्यू है स्पाइसेस मार्केट को लेकर। चलिए कमोडिटी निवेश को यहीं समेटते हैं। शुक्रिया अनुज आपका, अभिषेक आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब भी दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईशी नाउ स्वदेश के साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे मनी मंत्र। नमस्कार।